अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। जलता है मगर शाम व फ़लस्तीन पे मेरा दिल, तदबीर से खुलता नहीं ये उक़्दे दुश्वार। ख़ाके फ़लस्तीन पे ये यहूद का है अगर हक़, हिस्पानिया पर हक़ नहीं क्यों अहले अरब का। ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूं वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जिनीवा में है न लंदन में, फिरंग की रगे जां पंजे यहूद में है। ये शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का वो दर्द है जो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के बिखर जाने के दौर में कहा था। यही वजह है कि आगे वो कहते हैं, क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज वो साज। आज हम इसी सोज और साज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि तकरीबन एक सदी से जमाने के हर सितम पर जक उठाने वाली मिल्लत इस्लामिया आज फिर एक मरतबा तुर्की की तरफ क्यों देख रही है। इस उम्मत जख्म खुर्दा की क्या यादें उस खुस्तुनतुनिया से जुड़ी हुई हैं, और एक सदी बाद जबकि दुनिया तब्दील हो चुकी है, इस मौके पर मुसलमानों में एक नई उमंग और उम्मीद देखी जा रही है। वो उम्मीद और उमंग तुर्की है। इस तुर्की का सदर रजब तैयब एर्दोगान है और इसका वो तारीखी पस मंज़र है जिसको मुसलमान आज अपनी सियासी, मुआशी, तनज़्ज़ुली और मज़लूमियत के दरमियान याद कर रहे हैं, जो इनके लिए हिम्मत, हौसला और दिल की तस्कीन का सामान बनता नजर आ रहा है। मुसलमानों की अजीम और आखिरी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया के जवाल के साल 2023 में 100 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन साल 2023 से मुतालिक तुर्की से एक सदा बुलंद हो रही है जिसने मुस्लिम दुनिया में एक उम्मीद को जगा दिया है, तो वहीं मुस्लिम दुश्मनों और मगरिब को काफ़ी तशवीश से भी दो चार कर दिया है। आज के मुकदमे में हम तुर्की के साल 2023 का जायज़ा लेंगे कि आखिर साल 2023 के बाद तुर्की क्या करने जा रहा है। सल्तनत उस्मानिया क्या थी, इस एक सदी के दौरान मुसलमानों ने क्या खोया, क्या पाया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कौन है, ये तुर्की को क्या बनाना चाहते हैं, मुस्लिम दुनिया से मुतालिक इनका रोल और मंसूबा क्या है। तैयब एर्दोगान और तुर्की पर अपने और परायों का क्या ख्याल है, मुसलमान क्या उम्मीद कर रहे हैं तुर्की और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से। आज इसी का हम मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा लेंगे। इस मुकदमे के कठेरे में तैयब एर्दोगान को हम रखेंगे और ये देखेंगे कि जो इनकी जानिब से पेश रफ्त हो रही है वो किस कदर मुस्लिम दुनिया के लिए मुखलिसाना है और इन्हें यकीनन किन चैलेंजेस का भी सामना है। आगाज़ करते हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह से नजमुद्दीन अरबकान तक तुर्की की एक सरसरी तारीख की झलक पर। तुर्क वो कौम है जिसने कभी गुलामी को कबूल नहीं किया। दुनिया की बहादुर कौमों में तुर्कों का शुमार होता है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुर्कों की इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के तय की गई खिदमात मुसलमानों की तारीख का एक अजीम और नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। एक ऐसे वक्त में जब खलीज अरब और मुस्लिम सल्तनतों पर अहद वस्ता के आखिरी ज़माने में जब रोमियो ईसाइयों की जानिब से हमलों में हर तरफ से शिद्दत पैदा हो गई थी, उस वक्त कुस्तुनतुनिया, जिससे आज इस्तांबुल कहा जाता है, इसको तुर्क मुसलमानों के अजीम सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 22 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतेह कर लिया था। अगरचे कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही की गई थी, लेकिन ये रोमियो से आज़ाद नहीं कराया गया था। तुर्की के दीगर हिस्सों पर इस्लाम का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन 1453 ईस्वी तक एशिया और यूरोप को एक दूसरे से जोड़ने वाला जजीरा नुमा इस्तांबुल रोमियो के ही कब्जे में था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने रोमियो को शिकस्त देकर इन्हें सख्ते में डाल दिया। तुर्की का मुकम्मल खित्ता मुसलमानों के जेर कब्जा आ गया। मुसलमानों के लिए इस्तांबुल हर जमाने में इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, यहाँ तक कि रिवायात इस्लामी में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की फतेह की खुशखबरी दे दी गई थी। कुस्तुनतुनिया से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम कुस्तुनतुनिया जरूर फतह करोगे। इस शहर का अमीर भी खूब होगा और इसकी फातेह फौज भी खूब होगी, जिनके लिए
जन्नत की बशारत दे दी गई थी। अल्लाहु अकबर। वैसे तुर्क उस्मानियों ने 1299 में मगरबी तुर्की के सूबे बोरसा में अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी थी, लेकिन 14वीं सदी में वो वक्त भी आया जब सुल्तान मोहम्मद फातेह इस्तांबुल की सरजमीन पर एक अजीम फातेह बनकर दाखिल हुए। सन 1453 ईस्वी 22 अप्रैल की ये वो सुबह थी जिसमें सारे मुसलमानों में मशरक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक एक खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई थी। उस शहर को इब्तिदा में इस्लाम बोल कहा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तांबुल कहा जाने लगा। इस्तांबुल ने देखते ही देखते इल्म हुनर, फन तामीर और इस्लामी उलूम व तहकीक का वो मरकज बन गया। 1517 ईस्वी में अब्बासी खुलफा के बाद उस्मानी तुर्कों को खिलाफत विरसे में मिली थी, जबकि इस्तांबुल की फतेह ने खिलाफत उस्मानिया को सारी मुस्लिम दुनिया के लिए मरकज व महवर बना दिया। Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onun askeri ne güzel askerdir. Henüz çok genç olabilir. Benden önceki sultanlara benzemem. Getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. मस्जिदों, मीनारों, गुंबदों के शहर इस्तांबुल की खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों में फैल गई थी, जिनमें जनूबी मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता में दीवार चीन तक, शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा, मगरिब में आबनाए जबरअल्टर, मशरक़ में बहरे क़ज़वीन, खलीज फारस, शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों, स्लोवाकिया, क्रीमिया, मौजूदा यूक्रेन, मोल्दोवा, ट्रांसल्वानिया और वलाचिया से जुनूब में अफ्रीकी मुल्क सूडान, सोमालिया तक फैल गईं। वहीं जजीरानुमा अरब में शाम, बशमोल फ़लस्तीन, उर्दन, इराक और बहरे अहमर, रेड सी से लगे हिजाज मुक़द्दस से यमन तक खिलाफत उस्मानिया की सरहदें कायम थीं। ये थी मुसलमानों की अजीम सल्तनत, जिसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। वक्त गुजरता गया और एक वो वक्त भी आया जब सन 1914 में शुरू होने वाली पहली आलमी जंग में बरतानवी सल्तनत के खिलाफ खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन इस जंग में जर्मनी को शिकस्त हुई और बरतानवी इत्तेहादियों ने जंग को जीत लिया। बरतानिया और यूरोप, जो पहले ही से खिलाफत उस्मानिया के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो कई सदियों से इस सल्तनत के खात्मे की कोशिश में थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के अंदर बगावतों को खूब उभारा। हिजाज मुक़द्दस पर नजद यानी आज के रियाद से नजदी आले सऊद बागियों से हमले करवाए। दूसरी जानिब यूरोप से इत्तेहादी फौजें तुर्की में घुस पड़ीं और तुर्की के इस्तांबुल और एथेंस पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया को हर तरफ से घेर लिया गया। बरतानिया, फ्रांस और इनके इत्तेहादियों ने मिलकर जजीरा नुमा अरब के हिस्से बखरे किए और अपने कठपुतली हुक्मरानों को यहाँ इख्तिदार सौंपा। इसी वक्त मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने तुर्की की फौज को इकट्ठा किया और इत्तेहादी अफवाज को 4 बरसों की
जिद्दोजहद के बाद तुर्की से बाहर कर दिया। लेकिन यह वो वक्त था जब उस्मानी खिलाफत दम तोड़ चुकी थी। खुद मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत उस्मानिया के बरखिलाफ तुर्की के दस्तूर से आईन इस्लामी को निकाल दिया और एक नए तुर्की की बुनियाद रखी, जिसमें तुर्की दुनिया के मंजर पर सरकारी तौर पर कम्युनिस्ट नजरियात बनकर उभरा। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्क जमहूरिया कायम कर दी। ये वो वक्त था जब सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का खात्मा नहीं किया गया, बल्कि तुर्की से सारे इस्लामी आसार को मिटा देने के इक़दाम किए गए। जिस तुर्की में 1000 साल की इस्लामी तारीख और सकाफत अपना घर बना चुकी थी, इसको महज 8 वर्षों में इस्लाम से दूर करने की मुकम्मल कोशिश की गई। दीनी उमूर, मजहबी मामलात पर तक पाबंदियां आयद कर दी गईं। खिलाफत उस्मानिया सन 1922 में अपने 28वें और आखिरी खलीफा सुल्तान मोहम्मद शशुम अब्दुल हमीद सानी के दौर में जवाल पजीर हो गई। 500 साला खिलाफत उस्मानिया को बरतानिया और इसके हवारियों ने साजिशों और जंगों के बाद खत्म कर दिया। इस तरह 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया खत्म होकर रह गई। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही खित्ते अरब और मुस्लिम दुनिया में 2 बड़ी अहम तब्दीलियां सामने आईं। एक, फ़लस्तीन में इजराइल का क़याम और दूसरा, हिजाज मुक़द्दस में सऊदी अरब आले सऊद की हुकूमत की बुनियाद रखी गई। तो ये थी अजीम मुस्लिम खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत के उरूज व ज़वाल की एक सरसरी तारीख़। अब हाल का रुख करते हैं और ये देखते हैं कि आज का तुर्की किस सियासी, मजहबी और माशरती दौर में खड़ा हुआ है और इसके सदर रजब तैयब एर्दोगान कौन है और दरअसल बज़ाहिर वो अपनी क़यादत के ज़रिए दुनिया और आलम इस्लाम को क्या पैगाम दे रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान 26 फरवरी 1954 में इस्तांबुल के करीब कासिम पाशा इलाके में एर्दोगान घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद एर्दोगान और वालदा का नाम तंजील एर्दोगान है। मरमरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने माशियात में ग्रेजुएशन किया। एक कामयाब और बेहतरीन सियासतदां होने के साथ वो एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया के वो वाहिद सदर मुमलकत हैं जो क़ारी भी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं। तैयब एर्दोगान तुर्की की इंतहाई बुजुर्ग व मोहतरम समझे जाने वाले नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग शेख मोहम्मद आफंदी अल नक्शबंदी अल खालिदी के मोतकद व मुरीद हैं। एर्दोगान ने 1994 में इस्तांबुल से मेयर की निशिस्त के लिए पहली मरतबा सियासी इंतखाबात में हिस्सा लिया और उन्होंने इसमें शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद कई एक सियासी नशे बुफराज के साथ तैयब एर्दोगान तुर्की की सियासत में आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि वजीर आज़म बनाए गए। और फिर वो वक्त भी आया जब वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, जिसको AKP कहा जाता है, जो अवाम की मकबूल तरीन पार्टी बन गई। साल 2014 में तैयब एर्दोगान तुर्की के 12वें सदर बने। रजब तैयब एर्दोगान ने मेयर बनाए जाने से अपनी सदारती ज़िंदगी तक इनकी सरगर्मियाँ, इनके बयानात और इनकी पॉलिसियों ने न सिर्फ तुर्की की अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों में इन्हें मकबूल कर दिया। बिलखुसूस इजराइल के खिलाफ इनकी बेबाकी और दंदान शिकन मौक़िफ़ ने तैयब एर्दोगान को मुस्लिम दुनिया का हीरो बना दिया। साल 2008 में गज़ापट्टी पर इजराइल के हमले के बाद रजब तैयब एर्दोगान के ज़ेरे क़यादत तुर्क हुकूमत ने अपने क़दीम हलीफ इजराइल के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस पर सख्त एहतजाज किया। तुर्की का एहतजाज यही नहीं रुका, बल्कि इस हमले के फौरी बाद डावोस में मुनक़्क़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इजरायली सदर शमोन पेरेस को दो टोक और बरमला तौर पर फ़लस्तीनियों के खिलाफ किए जाने वाले इजरायली जराइम का आईना दिखाकर उनको मासूम बच्चों का कातिल करार देते हुए इजरायली वज़ीर आज़म की सरजनिश की और इजलास का बाइकाट करते हुए सीधे तुर्की लौट गए। I want to understand why did they fight rockets against us? What for?
there was not any threat against Gaza. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması The reason why your voice is so loud is because you must be feeling guilty. When it comes to killing, you Israelis know a lot. We know that he is the most popular Muslim leader in the world right now. Why? Because he got up and walked out of a meeting with a baby killer, Shimon Peres. He got a hero's welcome when he went back to Turkey. Why they gave him a hero's welcome? Because he walked out of a meeting with a Jew who is a baby killer. And the Muslims like leaders like Erdogan. उन्होंने खुलकर इजराइल को दहशतगर्द करार दिया, फलस्तीनियों और हमास की तायीद और हर तरह की इन्हें मदद फराहम की। इनके कई बयानात और खिताबात ऐसे हैं जिसने इजराइल को हक्का बक्का करके रख दिया और इसके हलीफ अमेरिका और दीगर तुर्की के सदर का कुछ भी बिगाड़ न सके। şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir, terör! Ve 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyor. Ondan sonra görüştüğümüz bazı İsrailliler ya böyle demeseydiniz be. Ne diyecektik ya? Ne diyecektik? Kudüs bizim gözümüzün nurudur. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. बखुदा मैं कभी मस्जिद अक्सा उन जालिमों के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुदा की कसम हम बैतुल मक़दस को उन इजरायली जालिमों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। तैयब एर्दोगान के इन अल्फाज ने फिर एक बार तुर्की के उस आखिरी दौर के खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद की याद दिलाते हैं जिसमें वो अपनी ज़ईफ़ी और कमज़ोर हो चुकी सल्तनत के बावजूद सह्यूनियों की जानिब से बैतुल मक़दस के सौदे पर क़र्ज़ माफ़ी की एक पेशकश को ये कहकर ठुकरा दिया था और कहा था कि कोई मेरी गर्दन भी मार दे तब भी मैं बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द की ज़मीन हथियाने और ख़रीदने की यहूदियों को हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। न सिर्फ मसला फ़लस्तीन बल्कि एर्दोगान ने बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर दुनिया के कहीं भी रहने वाले मज़लूम मुसलमानों की हर तरह की तायीद और हिमायत इनकी जानिब से की जाने लगी, जिसके बाद इजराइल, अमेरिका और यूरोप में तैयब एर्दोगान की शख्सियत को लेकर एक तशवीश की लहर दौड़ गई। मगरिबी और सह्यूनी मीडिया ने अब तैयब एर्दोगान के मेयर बनने से लेकर इनके सदर बनने तक के तमाम तर बयानात को जमा करना और इन पर बहस करना उन्होंने शुरू कर दिया, इसलिए कि एक कोट पैंट में मलबूस जेंटलमैन मुसलमानों को जमहूरी तकाज़ों की बुनियादों पर दावत इस्लाम दे रहा है। 3 बर्रे आज़मों से सुकड़कर महदूद हो जाने वाले तुर्की की सरजमीन पर अब एक मरतबा फिर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद 1923 में किए गए लुज़ान मुआहदे पर बहस छिड़ गई है, बल्कि ये बहस अब यूरोप, इजराइल और अमेरिका के मीडिया हलकों में तशवीश की वजह बनी हुई है, इसलिए कि 1923 में लुज़ान मुआहदे के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया गया था और इस पर मुख्तलिफ तहदीदात आयद कर दी गई थी, लेकिन वो सभी साल 2023 में ख़त्म हो जाएंगी और साल 2023 के सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल 2023 का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल यही है कि क्या है तुर्की का 2023 विजन, जिस पर बिलखुसूस मगरिबी हल्के बौखलाहट से दो चार नजर आ रहे हैं। आखिर ये विजन है क्या? अब यहाँ सवाल यही है कि क्या है तुर्की का 2023 विजन या फिर मामला जिस पर बिलखुसूस मगरिबी हल्के बौखलाहट से वो दो चार नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त रास तौर पर शामिल है, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, दिफाई उमूर के पर गहरी नज़र रखने वाले वाहिद नसीम साहब दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव शामिल हैं प्रोग्राम में। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
भाई साहब क्या कहेंगे आप खिलाफत की तरफ बढ़ता तुर्की और साल 2023 के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि 2023 में क्या इम्पोर्टेंट है तुर्की के लिए और क्यों बार बार तैयब अर्दगान जो है इसका जिक्र कर रहे हैं, बल्कि तुर्की के तमाम मीडिया हलकों में अगर इसकी जो चर्चा है वो क्यों है और आप तमाम दुनिया में धीरे धीरे 2023 को फोकस किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? जी देखिए, ये मुझे लगता है कि आपने इंट्रो में यकीनी तौर पर रजब तैयब अर्दगान के बारे में सब कुछ बताया होगा। जी जी। यहाँ मुझे अपने तरीके थोड़ा सा ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये लॉज़न संधि जो है जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जो उस्मानिया खिलाफत थी उसको तोड़कर जो ऑटोमन अंपायर है उसके 40 टुकड़े कर दिए गए थे। उसमें एक ट्रीटी की गई थी। जी जी। उस ट्रीटी में बाकायदा जी उस ट्रीटी जो लॉज़न ट्रीटी जिसे कहा जाता है, लॉज़न ट्रीटी में 100 साल की एक मियाद रखी गई थी जिसमें ये वाजे कर दिया गया था कि तुर्की 100 सालों तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा और खिलाफत उस्मानिया को क्लेम नहीं करेगा। ठीक। इसमें असल में मोड़ कहां से आता है? रजब तैयब अर्दगान भी या उससे पहले के तमाम जितने भी सरबराह तुर्की में हुए हैं, इन सब का फोकस तुर्की को यूरोप में शामिल करने का रहा और नाटो का एक इक्वल हिस्सा जो है वो जिस तरह तमाम यूरोपियन कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हैं उसी तरह की एक कवायद में एक लंबी जद्दोजहद से गुजरता रहा। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 2023 भी सामने आने लगा, रजब तैयब अर्दगान एक तरह से एक मुस्लिम लीडर बनकर उभरने लगा। ये तमाम चीजें एक दिन मतलब ये एक दिन में अचानक हुई है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात नाजरीन के लिए वाज़ेह करना चाहूंगा। अभी तक जो हमको 2-3 सालों से लोग लगातार देख रहे हैं, हमारे नाजरीन, उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मेरी तमाम जो पेशन गोइयां रही हैं या हम उनको पेशन गोइयों का नाम देते हैं, दरअसल वो मेरा एक कैलकुलेशन होता है, विश्लेषण होता है और उस पर मैं एक जो जोड़कर तो मेरे पास इनपुट्स होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। रजब तैयब अर्दगान पर जब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि तुर्की ने जो रूस का जहाज गिराया है इस पर क्या रूस हमला करेगा, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि उसी रोज के अभी एक ऐलान पुतिन ने किया है कि वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में रेफरेंडम करा रहा है। रेफरेंडम में मुझे लगता है कि तुर्की पर हमले की परमिशन वहां की जनता नहीं देगी क्योंकि वो सुलझी हुई है और अकल रखती है। तो अब यहाँ पर जब सीरिया में मुदाखलत की थी, जब पुतिन ने सीरिया में मुदाखलत की थी और तुर्की को अब जब यहाँ पर हमला कर दिया गया था तो उसके बाद तुर्की पे हमला करने के जो तुरंत बाद रद्द अमल रूस की तरफ से आया, 72% लोगों ने रिजेक्ट किया कि हमला नहीं करना चाहिए। फिर अचानक तख्ता पलट की कार्रवाई हुई और तख्ता पलट की कार्रवाई में केजीबी ने जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उसने तैयब अर्दगान के तख्त को बचा लिया। यहाँ से तमाम खेल बदल गया। यकीनी तौर पर जिस दिन पहले दिन सीरिया के अंदर एंटर किया था पुतिन ने, उसने एक बात को प्लान किया था, वो प्लान था रूथ चाइल्ड अंपायर को ध्वस्त करना, यानी डॉलर के राज को खत्म करना और अपनी इकोनॉमी को चीन के साथ मिलकर मुस्तहकम करना और दुनिया पर एक नई अर्थव्यवस्था को लागू करना। तो ये जो आप ये मामूली बात नहीं है कि हम डॉलर की बात करते हैं, ये इससे ज्यादा अहम बात क्या होती है कि जब नई बैंकिंग की शुरुआत की गई थी जर्मनी में, वो रूथ चाइल्ड अंपायर ही था। रूथ चाइल्ड अंपायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रूथ चाइल्ड अंपायर ने उसके 5 बेटे हुए, 5 बेटे वो अलग अलग देशों में चले गए, इंग्लैंड में भी विक्टोरिया तक उसी के खानदान के लोग थे। तो बहरहाल उसने पहले जो समुद्री डाकू थे उनको भी फाइनेंस किया, जो दुनिया में कंपनियां ब्रिटेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की कंपनियां जो कब्जा कर रही थी तमाम दुनिया पे, उनको भी फाइनेंस कर रहा था और जर्मनी के लोगों को, मूल लोगों को जर्मनी में ही वो था रोथस्चिल्ड परिवार, और उसने जो है जर्मनी के लोगों को ही कर्जदार बनाकर इस हालत
हालत में पहुंचा दिया था जिसके बाद जो हिटलर था उसने वो कदम उठाना पड़ा था। तो यहाँ ये बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्तर में मैं लेता हूँ कि 1717 में रूथ चाइल्ड्स ने ही ये इच्छा जाहिर की थी कि हम इस तमाम ऑटोमन अंपायर को भी ब्रेक करेंगे और तमाम चीजों को बढ़ते हुए यरूशलेम पर कब्जा करेंगे और यरूशलेम पर कब्जा करके तमाम यहूदियत को एक बार फिर दुनिया पर गालिब करेंगे, जबकि बैंकिंग के जरिए रूथ चाइल्ड परिवार अकेला पूरी दुनिया पर गालिब आ चुका था, जिसका तमाम दुनिया में आज तक लोगों को 99.9% लोग नहीं जानते कि रूथ चाइल्ड कौन है। 99% लोग ये भी नहीं जानते कि रूथ चाइल्ड परिवार जो है वो इस दुनिया में किस तरह का गेम खेलता रहा है। वो एक यहूदी परिवार जिसने इजराइल को बनवाया, जिसने वहां की संसद में पैसा लगाया, बाकायदा आज वो उनको फंडिंग करता है। तो तमाम दुनिया के बैंकों की जड़ों में रूथ चाइल्ड परिवार में शॉर्टकट में आता हूं क्योंकि सवाल लंबा, आपका प्रोग्राम छोटा है, बात बड़ी लंबी है, तो मैं शॉर्ट करता हूं इसको। रजब पुतिन ने जब ये देखा कि ये अब रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत को बचा लेने के बाद एक मौका बनता है कि रजब तैयब अर्दगान से क्या फायदे लिए जा सकते हैं, तब पुतिन को और उसकी एक्सपर्ट टीम को जो कुछ मिला वो ये था कि जो लोजन संधि है वो 2023 में खत्म हो जाएगी। 2023 के बाद यूएसएसआर तो नहीं रहा, मगर यूएसएसआर से बड़ा एक कोलिशन जो है ऑटोमन अंपायर को क्लेम करके रजब तैयब अर्दगान के जरिए तमाम इस्लामिक कंट्रियों को एक झंडे के नीचे लाया जा सकता है। और ये यूएसएसआर से बड़ा अंपायर होगा जिससे फिर से रूस एक मुस्तहकम एक खैमा बन सकता है रजब तैयब अर्दगान की मदद से। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता दुनिया को अपने साथ जोड़ने का अगर कोई दिखता है तो रजब तैयब अर्दगान रूस के सामने मौजूद है, जो ऑटोमन अंपायर को यूरोप से लेके एशिया तक अपने आप को क्लेम कर सकता है। इस दबाव में तमाम ममालिक जो अलग हो चुके हैं वो एक झंडे के नीचे आ सकते हैं और शिया सुन्नी तमाम मसलकों के झगड़े छोड़कर एक रजब तैयब अर्दगान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड जुड़ सकता है। इन तमाम संभावनाओं पर काम करते हुए पूरी तरह से एम्पावर करने की कोशिश पुतिन कर रहा है, जिसमें मुझे सफल होते हुए नजर आ रहा है। और ये वो एम्पायर है जिसे तोड़कर रूथ चाइल्ड परिवार ने अपनी हुकूमत कायम की थी। पुतिन इसी ऑटोमन अंपायर के जरिए रूथ चाइल्ड अंपायर को ध्वस्त कर सकता है। ठीक भाई साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक जानिब तुर्की की अगर बात करें तो वो बीमार यूरोप ये कहलाया है। अब इस बीमार यूरोप के साथ खिलाफत का ख्वाब ये कैसे एक साथ हो सकता है? जहां तक तुर्की के बीमारे यूरोप का सवाल है तो वो ये है कि वहां के लोग यकीनी तौर पर वो यूरोप के इन्फ्लुएंस में जीते थे, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और तमाम वहाँ की जो माहौलियात है वो सपोर्ट करती है यूरोपियन कल्चर को और बहुत हद तक ब्रीड भी मिलता जुलता है। तो ये बात अलग है कि मगर इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये था कि रजब तैयब अर्दगान को तख्ता पलट के बाद जिस तरह लोगों ने बचाया और जिस तरह रजब तैयब अर्दगान कुरान के हवाले देकर और बाकायदा हदीस बताकर और तमाम अपनी इंसानियत और अपने लीडरशिप की उस इस्लामिक रिवायत को बयान करते वक्त लोगों में जोश भर जाता है, बच्चे तालियां बजाते हैं और बच्चे बाकायदा वहां पर नज़में पढ़ते हैं रजब तैयब अर्दगान के फेवर में। तो ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि रजब तैयब अर्दगान तुर्की का हर दिल अजीज नेता बन चुका है और ये भी आप इनकार नहीं कर सकते कि मुस्लिम तमाम तबकों में भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है। तो आप भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब जो बीमारे यूरोप था अब उसको यूरोप की जरूरत नहीं रही तैयब अर्दगान के बाद? नहीं, इसलिए नहीं रही क्योंकि अभी तक यूरोप के पीछे भागते रहे और उस यूरोप से कुछ हासिल ना कर सके। इसके बावजूद आज जो है उनके तमाम जो ये एक जब रूस के साथ जब से ये झड़प हुई है जहाज वाला गिराने वाला, उसके बाद से जब रूस के साथ कोलिशन हुआ है तुर्की का, तब से एजेंडा, मतलब आप ये तासुर कह सकते हैं, एजेंडा कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, जो
23 के नाम पर जिस तरीके से वहां पर चर्चा में आ गया है, तो लोग, तुर्की के लोगों को लगने लगा है कि वो यकीनी तौर पर वापस ऑटोमन एम्पायर बन सकते हैं। और इस पर यकीन दिलाने की तमाम बड़े बड़े इजलास में रजब तय्यिप एर्दोगान को कोशिश कर रहे हैं, ये बात यकीन दिलाने की कि हम खुदा के सामने झुकने वाले लोग हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते। अच्छा भाई साहब यहाँ जी पर कुछ कह रहे थे आप? जी यहाँ पर सवाल ये है कि खिलाफत से मुराद क्या वही कदीम जो सल्तनत थी, जो खिलाफत थी, वही पैराहन होगा, वही अंदाज होगा, या फिर अब जो तुर्की दावा कर रहा है या जिस सिमत बढ़ रहा है 2023 के हवाले से, तो ये कुछ आज के तकाज़ों के तहत नया होगा? मतलब किस तरह का, क्या खित्ते पर असर व रसूख होगा, इस तरह की सल्तनत होगी, इस तरह की खिलाफत होगी, या फिर वही पुराने ढंग की होगी? मतलब क्या होगा, नया क्या होगा? इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, जो आपने गौर से शायद सुना भी है। जिससे मैंने ये कहा है कि पुतिन की जो थिंक टैंक है उसने ये कैलकुलेट कर लिया है कि यूएसएसआर के बजाय अब वो रजब तय्यिप एर्दोगान के सहारे जो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे वो तमाम रूस से अलग हो चुके हैं, जो यूएसएसआर का हिस्सा भी वही थे, वो तमाम लोग तो जुड़ेंगे ही, इसके साथ साथ इराक, सीरिया और ये तमाम जो इजराइल तक के तमाम हिस्से हैं वो ऑटोमन एम्पायर के असर में आ जाते हैं। और तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं, चाहे वो इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं थे, वो भी एक उस्मानिया डायनेस्टी का ख्वाब देखकर और उसको महसूस करके यकीनी तौर पर एक झंडे के नीचे आने का काम करेंगे, जो ऑटोमन एम्पायर के नाम पर, उस्मानिया खिलाफत के नाम पर जो झंडा बुलंद किया जाएगा। अब ये ममालिक अपने आप में मुल्क तो रहेंगे, मगर ये मुल्क जो है वो एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, और अगर एक झंडे के नीचे आ जाते हैं तो इसको पूरी तरह से एक रशियन कोलिशन समझा जाएगा, और ये रशियन कोलिशन जो ऑटोमन एम्पायर के मिले जुले असरात के साथ खड़ा होगा, ये यकीनी तौर पे यूएसएसआर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, बड़ा बाजार और दूर तक और देर तक चलने वाला होगा। क्या भाई साहब आपको लगता है कि आज जिस तुर्की को हम देख रहे हैं, यकीनन जिस तरह से एक झंडे के तले आ जाने की बात आप कह रहे हैं और असर और रसूख की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर दिफाई, सियासी और माशी एतबार से तुर्की को किस तरह मतलब आप देख रहे हैं? क्या ये सलाहियतें आज के तुर्की में मौजूद हैं? आपको जान के हैरत होगी कि तुर्की ने पिछले दिनों अपने तमाम कर्जे, जितने भी कर्ज थे वो अदा कर दिए हैं। तमाम तुर्की ने जो अभी मैं इसमें जरूर ये बात ऐड करना चाहूंगा कि जब ये इस कोलिशन में थे जो दाइश का साथ दे रहा था, तो उसमें $25 मिलियन की तुर्की की मंडी से जो तेल जाता था, यह रजब तय्यिप एर्दोगान ने बड़ी चतुराई से उस पैसे का इस्तेमाल किया और तुर्की की इकोनॉमी को बेहद मजबूत बना दिया। आपको ये भी बात याद दिला दूं कि अगर कोई मीडिया, क्योंकि मुसलमानों के पास, मुस्लिम कंट्रीज के पास या तो वहां पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी है तो मीडिया ढंग का नहीं है, यानी कि अपनी बात को प्रचारित करने में भी वो पीछे रहे हैं। और चूंकि तुर्की, जैसे आपने कहा, बीमार यूरोप रहा है, तो उन्होंने यूरोप के मीडिया के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिशें की हैं। अभी तक तुर्की को ये बताने की कोशिश वो नाटो का पार्ट बताते रहे। आपकी जान के ये हैरत होगी कि तुर्की वर्ल्ड के 8वें नंबर की ताकत आज भी है। आज तुर्की के पास जो हथियार हैं, तुर्की के पास जो फौज है, वो वर्ल्ड की 8वें नंबर की ताकत है। तुर्की को आप कम करके नहीं आंक सकते। तुर्की के सामने ईरान आज भी कहीं नहीं ठहरता है। तुर्की वर्ल्ड की 8वीं ताकत आज मौजूद है, और वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो आप तुर्की को हल्के में मत लीजिए। और पुतिन के साथ आ जाने के बाद S-400 की यूनिट जो है करने के साथ खड़ा हो गया है। तुर्की के बारे में कभी रूस सोच भी नहीं सकता था कि तुर्की कभी जो है रूस का साथी होगा, जबकि ये 2 बड़े गेटवे हैं, और दोनों बड़े गेटवे आज पूरी तरह से रूस के हाथ में जा चुके हैं। और गेटवे के साथ साथ जो हम ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, हम जिस संधि की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये होता है, ये तो आपने तुर्की की मईशत, तुर्की की दिफाई सलाहियत और तुर्की का जो कोalition है इसके हवाले से कहा। यहाँ पर तुर्की के जो सरबराह हैं, तुर्की के जो आज के सदर हैं, तय्यब एर्दोगान की शख्सियत को आप शॉर्ट इन स्वीट में किस तरह से देखते हैं? किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं तय्यब एर्दोगान?
देखिए, तुर्की के सदर के हैसियत से मैं जहाँ तक उनको एनालाइज कर पा रहा हूँ, यकीनी तौर पर एक बड़ा बदलाव मैंने जो है रशिया कोalition में आने के बाद देखा है। हालांकि रजब तैयब अर्दगान जो है वो इस्लामिक ख्यालात की शुरुआत से ही रहे हैं और इसी की बुनियाद पर वो सत्ता में आए थे। हाँ। लोगों ने कबूल किया है और शख्सियत जो है वो यकीनी तौर पर एक मैग्नेटिक शख्सियत है। मुझे लगता है कि वो तमाम दुनिया को, इस्लामिक दुनिया को एक झंडे में के नीचे लाने में कामयाब रहेंगे। ठीक, क्योंकि कई बयानात में मैंने जी भाई साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यकीनन शख्सियत के हवाले से जिस तरह से आपने कहा ये बात अपने मकाम पर है, लेकिन एक जानिब इजराइल से सिफारती ताल्लुकात हैं आपके और दूसरी जानिब मुसलमानों की क़यादत एक साथ, मतलब कैसे हो सकती है? देखिए, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं तुर्की के साथ, इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की, तो ये बिल्कुल एक बहुत जल्दी आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे और इजराइल ही मुख्य टारगेट है। हाँ। यहाँ ये बात समझ लीजिएगा कि अगर इजराइल पर फतेह हासिल किए बगैर, यहाँ सिर्फ तुर्की की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इस्लामिक कंट्रियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल इजराइल वो थिंक टैंक है जिसको बनाने के लिए रूथ चाइल्ड परिवार ने 1717 में जो ऐलान किया था, जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को तोड़ने के लिए, डॉलर को तोड़ने के लिए, इस तमाम खेल को खत्म करने के लिए इजराइल का खात्मा पुतिन के लिए, रूस के लिए अहम जरूरी है। अगर वो यहाँ इजराइल को कमजोर नहीं करते तो जो रूथ चाइल्ड एम्पायर का एक गेम है जो ऑटोमन एम्पायर के पहले ही हालांकि वजूद में था मगर खात्मे के बाद पूरी दुनिया पर काबिज हो गया, जो दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। बहरहाल उस हिडन गेम को खत्म करना ही पुतिन का मुख्य टारगेट है। इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि इजराइल अपनी जगह पर नहीं बना रहेगा। और एक बात यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आप इजराइल के साथ जो तुर्की के ताल्लुकात हैं वो देरपा नहीं है, सिफारती ताल्लुकात इम्कानात ये हैं कि खत्म हो सकते हैं, बहुत जल्दी खत्म होते हुए नजर आएंगे। देखिए, खत्म होने का कारण यह है कि इजराइल के साथ उसके सिफारती ताल्लुकात रह ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई बड़े गेम का हैंडलर रशिया कोalition ने चुना है, उसको वो रजब तैयब अर्दगान है और मुख्य टारगेट मैंने बताया कि इजराइल ही है। क्योंकि इजराइल को अगर यहाँ से हिला दिया जाता है तो यकीनी तौर पर जो अभी आप देख रहे हैं मुसलमानों के ऊपर एक असरअंदाज होती हुई जो चीजें नजर आ रही हैं, इनको जिस तरह से 70 साल बेवकूफ बनाया गया, वो सब चीजें एक साथ खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें खुल के सामने। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं तुर्की की क़यादत के हवाले से या तुर्की के रोल के हवाले से या खुद से रजब तैयब अर्दगान के हवाले से। दाइश की मदद का इल्ज़ाम है तुर्की पर, काला बाजारी का जो तेल था वो खरीदा गया, शाम में जो जंग होती रही, जो दाइश की जानिब से तेल दुनिया को बेचा जाता रहा, तो इसका तुर्की भी खरीदार था और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है और दाइश की मदद का। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक जानिब क़यादत की बात की जा रही है, लेकिन वो जो मामला हुआ वो किस बुनियाद पर हुआ और फिर वो इल्ज़ाम जो है वो किस हद तक आप उसको देखते हैं? देखिए, आपको ये मत भूलना चाहिए, हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं मगर दोबारा एक बार फिर जवाब देता हूं। जवाब ये है कि जब रजब तैयब अर्दगान ने या तुर्की ने अपनी लड़ाई को शुरू की थी, अभी तक पिछले 70 साल जब सऊदी अरब वजूद में आया, सऊदी अरब जब नज्द और हिजाज को मिलाकर एक मुल्क बनाया गया, हालांकि उसको मान्यता पहली बार 1932 में मिली, मगर वजूद में 1924 में आ गया था जब ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया गया और यहाँ को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, इसके टुकड़े किए गए। सऊदी अरब ही उन्हीं टुकड़ों का एक हिस्सा था जो 1924 में वजूद में आया। उससे लेके तमाम चीजों को लेकर तुर्की इन्फ्लुएंस में चलता रहा सऊदी अरब के साथ मिलकर, और अगर जिस तरह से जो डील सऊदी क़यादत नहीं कर सकती थी वो तुर्की करता रहा। और जिस तरह सफारती ताल्लुकात को एक बयाने की कोशिश की, क्योंकि वो अलाई था नाटो का और नाटो के साथ मिलकर काम करने वाला जो है इजराइल मौजूद था, तो उसकी मजबूरी थी बनाए रखना। एक पूरा चेंज आया जब रूस का जहाज गिराया गया और जब जहाज गिराने के बावजूद रजब तैयब अर्दगान
सत्ता को बचा लिया कि बल्कि उसकी जिंदगी को बचा लिया रूस ने, तो उसके बाद तमाम चीजें चेंज हो गई। उसके बाद चेंजेस जो आप बड़े देख रहे हैं, उससे पहले रजब तैयब अर्दगान प्रेसिडेंट थे, मगर वो चाहे फिलिस्तीन में कोई बात होती थी वहां आवाज नहीं उठाते थे। वो जिस तरह रोहिंग्यों में आए, जिस तरह से उन्होंने दूसरे ममालिकों में भी आवाज बुलंद की, बाकायदा अपनी साइट पर ऐलान किया कि मुसलमानों अपने आप को कहीं पर भी अकेला न समझो। ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। ये रजब तैयब अर्दगान की जबान नहीं है, ये बेसिकली वो चीजें थी वो पहले के कोalition की थी, उसके वो असरात थे जो तब्दील हो गए हैं। आपका ये मानना है? यानी जो पहले का कोalition था उसी के तहत सारे अमेरिका के जो पॉलिसीज थी उसी के तहत तुर्की भी चल रहा था, लेकिन आज वो तब्दील हो गया है, ये आप मान रहे हैं? यकीनन ये देखने वाली बात होगी। एक जानिब भाई साहब, सारी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का आज़म जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इजराइल को छोड़ दीजिए, दूसरी जानिब जो आपके हम मसलक सुन्नी कुर्द हैं, आप उनको एतमाद में अभी तक नहीं ले पाए। सैकड़ों हजारों कुर्द मारे गए, ये मामला कैसा है? एक जानिब आप सारी उम्मत को एक झंडे तले लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्दों का मामला क्या है? कुर्दों को आप एतमाद में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैं आपसे एक उल्टे सवाल ये करते हुए जवाब देता हूँ। हाँ। कि तमाम स्ट्रेटेजी को हमने 10 बार बताया है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर सीरिया के 5 टुकड़े करना चाहते हैं। उनके 5 टुकड़ों के हिस्से भी बताए गए और इसमें से तुर्की के हिस्से को भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की इस वक्त यूरोप के उल्टे टारगेट पे आ गया है। अमेरिका के सीधे टारगेट पर जो है तुर्की आ चुका है। ऐसे हालात में कुर्दों को, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको नजर नहीं आता है कि तुम जो है मुसलमानी हुकूमत के सामने ही क्यों अपना देश बनाना चाहते हैं? क्यों जब वो कुर्द जो इराक को तोड़कर 2 टुकड़े करना चाहते हैं, वही सुन्नी कुर्द जो आपके मसलक के हैं, वो क्यों जो है तुर्की के खिलाफ, सुन्नी ही मुल्क के खिलाफ क्यों जंग लड़ना चाहते हैं? आप उल्टे वही सवाल क्यों उठाते हैं जो अमेरिका आपको कहता है? ये तमाम सहाफी मेरे पे गुस्सा करते हैं, मगर ये वही भाषा बोलते हैं जो राइटर बोलता है, जो अमेरिका चाहता है, जो इंग्लैंड चाहता है, जो ब्रिटानिया चाहता है। बहरहाल वो एक तरफ से तुम कहोगे कि क्या वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उन पर हमले नहीं करेगा तुर्की, दूसरी तरफ वो क्या वो लड्डू लेकर बैठे हैं, फूल लेकर बैठे हैं? क्या रजब तैयब अर्दगान का स्वागत करने के लिए कुर्द बैठे हैं? बहरहाल वो वहां पर क्या उन खितों को बांटकर एक अलग मुल्क क्यों लेना चाहते हैं? अगर वो एक मुल्क लेना चाहते हैं तो देखिए, माफ कीजिएगा, अगर कहें कि कुर्दिस्तान था तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सऊदी अरब नाम का भी कोई देश नहीं था, वहां नज्द और हिजाज था। आप उनकी मांग को पूरी करिए कि आप हिजाज को अलग कर दीजिए, नज्द को अलग कर दीजिए। ये बातें आपको जो सूट करती है वो आप मांग करोगे, उसे आप इस्लाम का नाम दे दोगे, उसे आप इस्लाम के सुन्नत का नाम दे दोगे, उसे आपके जो है खानकाहों से और तमाम जगहों से निकाला जाएगा। जो आपको सूट करता है वो मुसलमान है, जो आपको सूट नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। ये राजनीति का वक्त अब खत्म हो गया है। आप बहरहाल आप चाहें या ना चाहें, मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं वो जानकारी दे रहा हूं जो होने जा रहा है। बहरहाल सच्चाई ये है कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के साथ मिलकर कुर्द अपना देश बनाना चाहते हैं। वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है। वो बहरहाल जो रजब तैयब अर्दगान कर रहे हैं कुर्दों के साथ, वो अपने तुर्की देश को बचाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक हिस्सा बाकायदा तुर्की का मांगा जा रहा है। ये इस सच्चाई को तस्लीम जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। किसी एक देश के इन्फ्लुएंस में आप तमाम आलम इस्लाम को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। ठीक भाई साहब, यहाँ पर मैं तैयब अर्दगान की शख्सियत के हवाले सवाल करूंगा। अर्दगान अंदर से आपको कैसे मतलब नज़र आते हैं? कभी वो यकीनन जो देखा जाता है मजलूमों को देखकर आप दीदा हो जाते हैं, और दूसरी जानिब वहीं हम देखते हैं कि बगावत करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्ती से निपटने वालों में इनका शुमार होता है। ये भी सवाल है कि क्या अर्दगान एक उस खित्ते के एक नए डिक्टेटर बनने जा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, ना तो मैं रजब तैयब अर्दगान को यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा सूफी संत या कोई मजहबी रहनुमा का कोई टैग देने वाला हूँ, और ना ही मैं डिक्टेटर का टैग देने वाला हूँ। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में, चाहे ये स्ट्रेटेजी का एक पार्ट हो कि वो तमाम इमोशनल चीजें अपनी अहले हयात के साथ जो है बांग्लादेश पहुंचना, रोहिंग्यों से लेके तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ का ऐलान करना। हालांकि मैं जानता हूं कि इसके पीछे इतनी हिम्मत आ जाना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की देन है, मगर ये इस वक्त मुसलमानों के हक में है, क्योंकि तमाम, देखिए एक बात है,
इस तमाम खाड़ी के देशों में इतना पैसा अल्लाह ने दिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदम यहाँ पर पड़े इनाम के तौर पर, इन लोगों के पास इतने तेल और सोने और तमाम जो है डिपॉजिट्स के इतने खजाने आ गए कि इन लोगों ने कभी भी अपने आप को मुस्तहकम करने का काम नहीं किया। इन्होंने कोई फौज नहीं बनाई, इन्होंने तकनीक नहीं इजाद की। बहरहाल ये लोग तमाम अपनी और माफ कीजिएगा कि तमाम दुनिया से जो मुसलमान ही हैं, जो अहले ईमान ही हैं, उन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते रहे। अलग बात है कि नौकरी देते रहे, अलग बात है कि उनको रोजगार देते रहे, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको कभी इस्लाम के हिसाब से जिस तरह उनको एक इस्लाम अहले इस्लाम की इज्जत देनी चाहिए थी, वो इज्जत भी कभी नहीं दी और गुरूर में रहे। तो बहरहाल एक बात है कि अल्लाह बेहतर देखने और जानने वाला है। मैं यहाँ ये बता दूं कि रजब तैयब अर्दगान ने एक बात बड़े ऐलान या कही है, और वो ये, इस पर मुझे मानने में कोई ऐतराज भी नहीं है, जो कि लगता है कि विश्व लीडरशिप की एक सलाहियत में हो सकती है कि उसने ऐलान किया तमाम तुर्की के लोगों के सामने कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुरूर को अपने आसपास कभी फटकने नहीं दिया और इंशाअल्लाह फटकने नहीं दूंगा। तो ये मैं तमाम आप जैसा मुसलमान हूं, ये तमाम चीजें पैदा करना एक मैग्नेटिक पैदा करना होती है, जो उस लीडर में जरूरी है जो तमाम आलम इस्लाम को एक झंडे के नीचे ला सके, तमाम मसलकों के झगड़ों को दरकिनार करके एक ताकत के रूप में बढ़ा सके। तो ये एक जरूरत है वक्त की, और वक्त की जरूरत में रजब तैयब अर्दगान फिट बैठता है, मेरा ऐसा मानना है। तो भाई साहब, अब बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हम पड़ाव में आते हैं, और मुख्तसरन मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि इस्लाम पसंद तुर्की जो अब नज़र आ रहा है तैयब अर्दगान की सरकर्दगी में, इस तुर्की के अहम दोस्त कौन कौन हैं, किन किन को देख रहे हैं आप मुस्लिम दुनिया में? देखिए, अगर मैं अभी देखता हूं कि तुर्की के अहम मुस्लिम दुनिया में दोस्त कौन हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक भी है जी। बहरहाल अभी कोई एक भी दोस्ती की कैटेगरी में नहीं आता है। सऊदी अरब भी अब दोस्ती की कैटेगरी में नहीं रहा है। ईरान बड़ी आसानी से तुर्की को तस्लीम नहीं करेगा कि तुर्की को अभी जो तस्लीमी तौर पर अगर आप समझते हैं कि ईरान कबूल करेगा, नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा बहुत इख्तलाफ पैदा होगा तुर्की और ईरान के बीच में, मगर सीरिया भी बहुत आसानी से तुर्की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब से इख्तलाफ हो चुके हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मगर ये तमाम ममालिक तुर्की को तस्लीम करेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ पर दिल से पसंद करेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिल से एक भी ममालिक इनमें से पसंद नहीं करेगा, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया, अफ्रीकन ममालिक जो इस्लामी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि वहां की आवाम तुर्की को पसंद, रजब तैयब अर्दगान को पसंद करने लगी है, तो जो जहां पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां के जो सरबराह है वो यकीनी तौर पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रजब तैयब अर्दगान के साथ दिखाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे तमाम आलम इस्लाम में रजब तैयब अर्दगान की छवि एक खलीफा के तौर पर देखी जाने लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम ममालिकों को तुर्की के साथ आना पड़ेगा, और चूंकि रूस ने अवाम में मकबूलियत बढ़ रही है, अवाम में जरूर मकबूलियत है, ये और बात है कि हुकूमतें अपनी अपनी पॉलिसीज के तहत करीब होंगी या फिर दूर रहेंगी। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल है प्रोग्राम का, बिलखुसूस जो रुकावटें होंगी तुर्की को, जो इस्लाम पसंदी के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तैयब अर्दगान के जो अज़ाइम, जो इनके फैसले, जो इनके खिताब, जो इनके बयानात, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, उसके तहत जो तुर्की आगे बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट और कौन होंगे, किस तरह से होंगे? शॉर्ट में चाहूँगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं, आखिरी सवाल। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे आपके अंदेशे हैं उससे उलट मेरा अंदेशा है। मेरा, हालांकि मुझे आपने अपना अंदेशा बताया नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूं। बहरहाल अगर आप ये समझते हैं कि सऊदी अरब बड़ी रुकावट बनेगा, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सऊदी अरब यकीनी तौर पे तुर्की के हर राह में जो है वो रुकावट बना हुआ है, मगर बनने की कोशिश भी करेगा, मगर आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से जो है वो रुकावट पैदा की जाएगी, क्योंकि जिस तरह रूस और चीन के साथ कोalition में ईरान बरतरी हासिल कर रहा था, अचानक तुर्की के फ्रेम में आ जाने के बाद वो दोयम दर्जे पर चला गया है। तो ये आने वाले दिनों में इस मुलाहट को ईरान महसूस करेगा, इस तकलीफ को महसूस करेगा, और एक बार फिर हाथ में बरतरी आते आते रह जाने का मलाल जो है वो ईरान को खलेगा। मगर सऊदी अरब में मौजूदा क़यादत जो है यकीनी तौर पर रजब तैयब अर्दगान की
जो है राह में रोड़ा बनने का काम करेगी, क्योंकि इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक क़यादत पूरी तरह से चाहे वो हज के थ्रेट में हो या फिर लोगों के दिलों में बैठाई गई हो या जो है मसलके पैदा किए गए हों, उन तमाम मामलों में सऊदी अरब इस वक्त इकलौता जो है वो मुसलमानों का एक अलमबरदार है। मगर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, रजब तैयब अर्दगान की तरफ लोग पलट जाएंगे और मैं ये समझता हूं कि सऊदी हुकूमत में कोई बड़ा बदलाव जरूर होगा और वो बड़ा बदलाव जो है वो तुर्की के साथ एक करने का काम करेगा, क्योंकि ये आप नहीं भूल सकते कि नज्द का हिस्सा भी ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था, हिजाज का हिस्सा भी ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था। और जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान का फौरी तौर पर जिस तरह से एक बयान मिस्र से आया, लेकिन ये जरूर कहा गया बाद में कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन बयान कुछ यूं ही सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि तुर्की जो है बदी का महवर है, जो मुसल्लस है उसका एक महवर है। तो मतलब ये जो बात कही गई थी जिसमें उन्होंने तुर्की का नाम लिया, जिसमें उन्होंने ईरान का नाम लिया और दहशतगर्दों का नाम लिया, लेकिन ये और बात है कि मुफस्सिरीन का ये मानना था कि दहशतगर्द नहीं बल्कि वो रूस के हवाले से कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही तौर पर सऊदी अरब की जानिब से तुर्की की इस बरतरी पर जो खुलकर मौक़िफ़ आना है वो आ चुका है। देखिए, मैंने कहा कि ये सिर्फ एक मौक़िफ़ है जो आना है, जो मौजूदा मौक़िफ़ है, मैंने उससे इनकार नहीं किया है। मौजूदा मौक़िफ़ जो है वो तुर्की के खिलाफ इसलिए भी आएगा कि ये एजेंडा हिंदुस्तान में या हमारे लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, मगर 2023 यानी 2023 में बाकायदा जिस तरह से इराक में एक सरकारी रिसर्च सेंटर है, उसने बाकायदा एक ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि तुर्की ऑटोमन एम्पायर को क्लेम करेगा 2023 के बाद। और मैंने कहा कि पुतिन की थिंक टैंक और स्ट्रेटेजी में जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर को जो जिंदा करने की एक गेम खेला जा रहा है, उसमें यकीनी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के खानदान को खतरा लाहक हो जाता है, क्योंकि ये तो 2023 में ही तो सऊद के नाम पर सऊदी अरब बना। अगर तमाम इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जहां हम हज करने जाते हैं, उस जगह का नाम हिजाज था और नज्द उसके बराबर का एक देश था। इन दोनों देशों को मिलाकर अजीज बिन सऊद ने इसका नाम सऊदी अरब रखा, जिसको 1932 में पहली बार मान्यता मिली और पहली बार मान्यता देने वाला देश भी रूस ही था। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो एक शॉर्ट पीरियड टर्म में जो चीजें बनी थी, उन बनी हुई चीजों को चैलेंज करने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यकीनी मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का खतरा हो सकता है कि ऑटोमन एम्पायर में पुतिन की अगर ये बातें चर्चा हो रही है, रिसर्च सेंटर इराक, ईरान और तुर्की के अंदर ये बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं बाकायदा, तो भरा पड़ा है इन सब चीजों से। तो ये खतरा पूरी तरह से इसी हुकूमत के लिए बढ़ रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, अभी आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी और हमारे मेहमान मुबस्सिर से जो कुछ हमने बात की वो भी आपने सुनी। तो आपने देखा कि मुस्लिम दुनिया आज तुर्की और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं। यकीनन तैयब अर्दगान ने तुर्की को बीमार यूरोप की एक बीमारी से निकालकर क़यादत इस्लामी का एक परचम इस मुल्क पर उन्होंने लहरा दिया है। अब देखने वाली बात यही है कि एक जानिब तागूती सहयूनी ताकतें हैं जो अरब व मुस्लिम दुनिया को अंदर से खोखला करने पर तुली हुई हैं और इनमें इंतशार और नफरतों के बीज इसने बो दिए हैं। दूसरी जानिब मफाद परस्त क़यादतें और अहले इख्तिदार खित्ते की हुकूमतें हैं, शाह, सुल्तान और डिक्टेटर्स हैं। क्या वो तुर्की को, तैयब अर्दगान को मुस्लिम दुनिया की क़यादत का परचम थामने देंगे? अक़वाम आलम विजन 2030 के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और तैयब अर्दगान ने विजन 2023 यानी 2023 इस्तांबुल से 2023 का एक नारा बुलंद किया है। यकीनन ज़रूर आप भी उस साल 2023 का इंतज़ार कर रहे हों, इसलिए कि आज मुस्लिम दुनिया उम्मीद तवक्का पर जी रही है। वो एक ऐसे कायद या ऐसी क़यादत की तलाश कर रही है जो तमाम मुसलमानों को और तमाम मुस्लिम दुनिया को एक प्लेटफार्म पर लाए ताकि फ़लस्तीन की बाजियाबी हो, ताकि अरब व अजम के हर खित्ते में जहाँ कहीं इस कौम नातवा पर जुल्म ढाए जा रहे हैं,
इनको उस जुल्म से नजात मिल सके, ताकि साजिश रचने वालों को नाकाम बनाया जा सके, ताकि दुनिया भर में इंसानों को एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का मौका मिल सके। फिर एक यकीनन शाम न बनने पाए, फिर कोई यमन पर हमले न करे। लेकिन इस तमाम तब्दीली के लिए मिस्टर तैयब एर्दोगान यकीनन आपके खुलूस, ईमानदारी, दर्दमंदी के बहुत सारे इम्तिहान यकीनन अभी बाकी हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। सैयद बाखर को पूरी 4TV न्यूज़ की टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।